हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज देखने वाले हैं अबाउट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग टॉपिक। ऐसे एमसीक्यूज जो जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पिछले कुछ ईयर्स में पूछे गए थे और फिर भी पूछे जाएंगे। ओके, तो इस एमसीक्यूज को देखने के बाद आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगी अबाउट दिस टॉपिक, और इस एमसीक्यूज को देखने के बाद आप एग्जाम में अच्छी तरीके से एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 7 to 10 दिसंबर तक है और इसके जो पूरे मार्क्स है वो है 100 मार्क्स। एंड इट हैज़ टू सेक्शंस, पेपर 1 एंड पेपर 2। और पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है और वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, और पेपर 2 सब्जेक्ट के लिए है। सो पेपर 1 कैरीज 50 मार्क्स, ओके, एंड पेपर 2 कैरीज 50 मार्क्स। तो अगर आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको 50% मार्क्स लाने ही होंगे। तो इसके लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करता है उसकी मदद से आप इस एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकते हो। बिकॉज इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम लोग नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 एमसीक्यूज। तो इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आप सारे एमसीक्यूज अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको और आपकी कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से बिल्ड हो सके, राइट। तो इसी में से ही आपको 400 एमसीक्यूज मिल जाएंगे इन योर एंट्रेंस एग्जाम आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज। और ये सारी चीज़ें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस कोर्स की वजह से आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो क्वालिफाई करोगे ही, बट आपको इंटरव्यू सेशन में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आपको इस कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। और इस कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है। तो मैं आपको गाइज सजेस्ट करूंगी कि आप ये कंप्लीट कोर्स परचेस कीजिए ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सको और आपको बाकी एग्जाम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम मिले कि आप उनके लिए प्रिपेयर कर सको। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है। तो इस पर लॉगिन करने के बाद आपके ऐप पर ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आप जेएनयू टाइप कीजिए तो आपको इस कोर्स का कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन इज 1 मंथ। और कंटेंट में जाने के बाद आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, ये सारी चीजें मिल जाएगी और आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स देखकर कोर्स को परचेस कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे हमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस शुड नॉट बी फॉल्सिफाइबल यूजिंग ऑब्जर्व डेटा। ओके, जैसे कि हमें पता है कि हाइपोथेसिस ये एक प्रेडिक्शन होता है या फिर प्रपोजिशन होता है अबाउट आर रिसर्च प्रॉब्लम, कि हमारे रिसर्च प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए। ओके, सो इट इज द बेसिक जनरलाइजेशन। तो जब भी हम लोग हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करवाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि वेदर हमारा हाइपोथेसिस फॉल्स है या फिर वो ट्रू है। यानी कि हमारा हाइपोथेसिस फॉल्स भी होना चाहिए, ओके, ताकि हम लोग उसे टेस्ट करवा सके। सो हमारा हाइपोथेसिस फॉल्सिफाइबल होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इट शुड नॉट बी फॉल्सिफाइबल यूजिंग ऑब्जर्व डेटा। सो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस शुड क्लियरली आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, सो जब भी हम लोग हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करवाते हैं तो बेसिकली हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को टेस्ट करते हैं, राइट। सो हाइपोथेसिस अगर हम फॉर्मुलेट करना चाहते हैं तो ये होना ही चाहिए कि हम हाइपोथेसिस को ऐसा बना सके कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि एग्जैक्टली कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स, आप ही मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या है। ऑब्वियसली इसका सही आंसर है 4, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज डन विथ अ हाइपोथेसिस इन रिसर्च। तो
जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तब हम हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, मतलब हाइपोथेसिस का हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि हाइपोथेसिस ये एक स्टेटमेंट होता है अबाउट द प्रपोजिशन ऑफ आर रिसर्च सोल्यूशन, राइट। तो हाइपोथेसिस को हम इधर टेस्ट ही करवाएंगे, राइट, वेदर वो सही है या फिर वो गलत है, राइट। तो जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो हाइपोथेसिस को हम टेस्ट ही करेंगे। सो ऑप्शंस देखते हैं, पहला है टेस्टेड, दूसरा है डिस्क्राइब्ड, तीसरा है टैब्यूलेटेड एंड द फोर्थ वन इज कंक्लूडेड। सो हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट ही करते हैं, सो सही आंसर है वन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ऐसा पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओके। तो पहला स्टेटमेंट है अ हाइपोथेसिस इज अ क्वेश्चन। जैसे कि हमने देखा कि हाइपोथेसिस ये एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट अबाउट द प्रपोजिशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ आर प्रॉब्लम, राइट। सो हाइपोथेसिस अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उस क्वेश्चन को कैसे डिटर्मिन करेंगे कि वो सही है या फिर गलत है। अगर कोई भी स्टेटमेंट हो तो तब भी हम लोग उसको टेस्ट कर पाएंगे कि वो सही है या फिर गलत है। तो इसका मतलब ये है कि हाइपोथेसिस ये एक स्टेटमेंट होता है, वो क्वेश्चन नहीं होता है। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है अ हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट। जैसे कि हमने देखा कि हाइपोथेसिस ये एक स्टेटमेंट ही होता है, वो क्वेश्चन नहीं होता, और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा है अ हाइपोथेसिस शुड बी एम्पिरिकली टेस्टेबल। जैसे कि हमने देखा कि हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट करते हैं तो वो एम्पिरिकली टेस्टेबल होना चाहिए। यानी कि हम कोई भी हाइपोथेसिस को अगर फॉर्मुलेट करेंगे तो उसके साथ कोई तो प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए ताकि हम उस एविडेंस के साथ उसको टेस्ट कर सके, एम्पिरिकल यानी कि विथ प्रॉपर एविडेंस, ओके। तो अगर हमारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस हो तब भी हमारे जो रिसर्च के रिजल्ट्स होंगे वो प्रॉपर होंगे, प्रॉपरली करेक्ट हो जाएंगे, ओके। सो इसका मतलब ये है कि हाइपोथेसिस शुड बी एम्पिरिकली टेस्टेबल, सो ये सही स्टेटमेंट है। एंड द लास्ट इज अ हाइपोथेसिस शुड बी क्लियरली स्टेटेड एंड लॉजिकली कंसिस्टेंट। कोई भी हाइपोथेसिस हो तो वो एक स्टेटमेंट होता है, तो हमको उसे क्लियरली स्टेट ही करना चाहिए, मतलब क्लियरली स्टेटेड ही वो होना चाहिए, और वो लॉजिकली कंसिस्टेंट ही होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो वो हाइपोथेसिस गलत हो जाएगा, मतलब उसमें कोई ये नहीं रह जाएगा कि हम करेक्टली उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं और उसको टेस्ट करने के बाद हम लोग रिजल्ट्स भी हमारे बहुत ही अच्छे आ रहे, करेक्ट आ रहे, विथ एथिकल रिजल्ट्स आ रहे, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हाइपोथेसिस हमेशा क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए और लॉजिकली वो कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, तो ये भी एक स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। बट हमें यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज अ हाइपोथेसिस इज अ क्वेश्चन। तो ये इसका सही आंसर है। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है ये हमें दिखाना है, ओके, और ये हमें आंसर देना है। सो पहला स्टेटमेंट है अ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव प्रपोजिशन। जैसे कि हमने देखा कि हाइपोथेसिस ये एक प्रपोजिशन ही होता है और वो टेंटेटिव होता है, बिकॉज हम उसको टेस्ट करते हैं कि वो सही है या फिर वो गलत है, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि वो टेंटेटिव प्रपोजिशन होता है, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है द वैलिडिटी ऑफ अ हाइपोथेसिस इज नोन टू द रिसर्चर। तो रिसर्चर को हाइपोथेसिस के वैलिडिटी के बारे में पता होता है क्या? ऑब्वियसली उसको पता नहीं होता है कि वो हाइपोथेसिस वैलिड है या नहीं, बिकॉज इसकी वजह से तो हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि वो सही है या फिर गलत है। अगर रिसर्चर को पता है कि हाइपोथेसिस सही है या फिर वो गलत है तो वो कैसे करेगा उसका टेस्टिंग, राइट। सो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स आप ही मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ का सही आंसर है। वो है आंसर थ्री, दैट इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ओके। यहाँ पे हमें पूछा है कि द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हाइपोथेसिस का टाइप ही नहीं है। तो जैसे कि हमने देखा कि हाइपोथेसिस ये एक स्टेटमेंट होता है अबाउट द प्रपोजिशन ऑफ द यू नो सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। तो हाइपोथेसिस के टाइप्स भी होते हैं,
मतलब कोई भी हाइपोथेसिस हम लोग स्टेट करना चाहते हैं, तो इधर वो हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे रिसर्च में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, यानी कि हमारे रिसर्च में जो वेरिएबल्स है उनके बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, उसके ऊपर उसके टाइप्स बनते हैं। तो पहला तो टाइप होता है कि नल हाइपोथेसिस, और दूसरा टाइप होता है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ये तो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं, और इससे ज्यादा भी टाइप्स है, पर हम यहाँ पे दो ही देखेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं। नल हाइपोथेसिस ये एक ऐसा टाइप है जिसमें दो वेरिएबल्स के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता। बट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ऐसा टाइप है जिसमें दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन होता है। ओके, तो पहला यहाँ पे लिखा है कि नल हाइपोथेसिस, जैसे कि हमने देखा नल हाइपोथेसिस ये एक हाइपोथेसिस का टाइप है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा है हाइपोथेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे कि हमने देखा कि हाइपोथेसिस में हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशन है क्या, नहीं, राइट। तो अगर वेरिएबल्स के बीच कोई सिमिलैरिटी होती है, तो हम लोग उसको टेस्ट कैसे करेंगे, राइट। तो हाइपोथेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऐसा कोई टाइप ही नहीं होता है। सो ये इसका सही आंसर है। तीसरा है हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस, एंड द लास्ट वन इज हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन। सो हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस यानी कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स, एंड हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन मींस देयर इज एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सो हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस यानी कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, मतलब हम यहाँ पे ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, but what is that relationship? It is the difference between two variables. Okay, so ये दो ही ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। सो सही आंसर है टू। अब यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो स्टेटमेंट है टाइप वन एरर ऑकर्स इफ। तो टाइप वन एरर्स कब होता है? सो जब भी हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तब वहां पे दो एरर्स आती है। पहली तो आती है टाइप वन एरर, टाइप वन एरर, और दूसरी आती है टाइप टू एरर, टाइप टू एरर। ओके, सो जैसे कि हमने देखा कि हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस होता है। तो एक चीज ऐसी है कि जब भी हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो उसमें हम लोग सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, बाकी किसी भी टाइप ऑफ हाइपोथेसिस को हम लोग यहाँ पे टेस्ट नहीं करते। ओके, सो नल हाइपोथेसिस अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तब जब भी नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है, जब भी नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है फिर भी हम लोग उसे रिजेक्ट करते हैं, तब टाइप वन एरर आती है। कौन सी? टाइप वन एरर। और जब भी हम लोग नल हाइपोथेसिस होता है उसको टेस्ट करते हैं और वो फॉल्स होता है पर फिर भी हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, तब टाइप टू एरर आती है। कौन सी आती है? टाइप टू एरर। ओके, सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन दो इट इज ट्रू। जब भी नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है फिर भी हम लोग उसे रिजेक्ट करते हैं, तब टाइप वन एरर आती है। सो ये इसका सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन है द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इवन दो इट इज फॉल्स। जब भी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको टाइप टू एरर कहते हैं। तो ये एलिमिनेट हो गया। तीसरा है बोथ द नल हाइपोथेसिस एज वेल एज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। जब भी दोनों भी नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट करते हैं तब, बट ऐसा नहीं होता, इधर हमको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, या फिर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो सही आंसर है वन। अब यहाँ पे हमें ऐसा पूछा है कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो रिसर्चर इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट का इस्तेमाल करता है। तो पहला है ये है कि x2 यानी कि काय स्क्वेयर्ड टेस्ट, काय स्क्वेयर्ड टेस्ट। ओके, सो काई स्क्वेयर टेस्ट हम जब करते हैं तब हमें ये डिटरमिन करना होता है कि वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स और टू और मोर वेरिएबल्स। तो दो और उससे भी ज्यादा वेरिएबल्स के बीच कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या, नहीं। अगर हमें उसको टेस्ट करना है तब हम काई स्क्वेयर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ये हम जब करते हैं तब हमें ये कंपेयर करना होता है कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरिकल डेटा,
मतलब इसकी मदद से हम लोग कैटेगरिकल डेटा को भी कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा है टी टेस्ट। टी टेस्ट ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, और अगर दो ग्रुप्स के बीच कोई मीन होता है तो वो मीन का क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ओके, सो इट इट कंपेयर्स द मीन्स बिटवीन टू ग्रुप्स और टू वेरिएबल्स। ओके, and it is used to compare data that are not normally distributed. So यहाँ पे जो डेटा होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, डेटा नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसी डेटा को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं। थर्ड इज एनोवा। एनोवा भी एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, बट यहाँ पे हम लोग मीन्स बिटवीन थ्री और मोर वेरिएबल्स को हम लोग डिटर्मिन करते हैं, थ्री और मोर वेरिएबल्स, राइट। और यहाँ पे भी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। सो टी टेस्ट एंड एनोवा आर बिट सिमिलर, बट यहाँ पे हम दो ही वेरिएबल्स के बीच मीन्स जो होते हैं उनको हम लोग डिटर्मिन करते हैं, बट एनोवा में थ्री और मोर वेरिएबल्स के बीच जो मीन होता है उसको हम लोग डिटर्मिन करते हैं। एंड द लास्ट वन इज फैक्टोरियल एनालिसिस। सो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। फैक्टर्स यानी कि अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स जिनको हमने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया है हमारे रिसर्च में। तो फैक्टर्स का इस्तेमाल करके हम लोग ये डिटरमिन करते हैं कि वेदर देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, और ये वेरिएबल्स हमने ऑब्जर्व किए हैं हमारे रिसर्च में, राइट। सो ये सारी टेस्ट थी। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो हम ये टेस्ट करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस वेदर ट्रू है या फिर वो सही है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एनोवा का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज हमारे हाइपोथेसिस में कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे दो ही वेरिएबल्स होंगे, वहाँ पे तीन हो सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। और अगर हमारा जो डेटा होता है वो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है फिर भी हम इस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज थ्री। अब यहाँ पे पूछा है कि वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस। तो जैसे कि हमने देखा कि फैक्टोरियल एनालिसिस ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होती है, और यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स का इस्तेमाल करके ये डिटरमिन करते हैं कि वेदर देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ऑप्शंस देखते हैं। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, जब भी हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तब। दूसरा है टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। तीसरा है टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, एंड द लास्ट वन इज टू नो द डिफरेंस अमंग द मेनी वेरिएबल्स। जब भी हमें दो वेरिएबल्स के बीच कुछ डिफरेंस है या नहीं वो जानना है तब हम फैक्टोरियल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। सो सही आंसर है टू। ओके, अ नल हाइपोथेसिस इज। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? पहला ऑप्शन है सब्जेक्टिव इन नेचर। दूसरा है द सेम एज रिसर्च हाइपोथेसिस। तीसरा है व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, सो जैसे कि हमने देखा नल हाइपोथेसिस ये एक हाइपोथेसिस का टाइप होता है, और यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल्स के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ओके, सो वैसे भी फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ का सही आंसर है। तीसरे ऑप्शन में ऐसा कहा है कि व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। तो ऐसा जब होता है तब हम उसको कहते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, नॉट नल हाइपोथेसिस। तो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरे में बोला है कि द सेम एज रिसर्च हाइपोथेसिस, ये सेम नहीं होता एज द रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये एक ऐसा हाइपोथेसिस होता है जिसमें हम लोग ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं कि वेरिएबल्स के बीच कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बट अगर रिसर्च हाइपोथेसिस ऐसा हो जिसमें ऐसा कहा है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नल हाइपोथेसिस रिसर्च हाइपोथेसिस से सिमिलर है। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, नो, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। जब भी कोई भी चीज हम लोग रिसर्च में करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव ही होनी चाहिए। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो द सही आंसर है फोर। ये है हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है कि इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय।
तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस किस स्टेप के बाद आता है जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं? तो जैसे कि हमने हमारे पहले लेक्चर्स में, काफी लेक्चर्स में देखा कि जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो उसमें पहला तो स्टेप आता है कि हम लोग हमारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, राइट? टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देन दूसरा स्टेप ये आता है कि हम लोग अच्छी तरीके से ये देख सके कि हमारे रिसर्च के काफ़ी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, राइट? हमें डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, हमें उसको एनालाइज करना चाहिए। तो ये सारी जो स्टेप्स होती है वो रिसर्च में आती है। बट जब हम लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं तो इट इज फॉलोड बाय व्हाट, राइट? तो पहला ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ डेटा, दूसरा है कलेक्शन ऑफ डेटा, तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड द फोर्थ वन इज सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स। सो इट इज फॉलोड बाय कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट? सो ये इसका सही आंसर है टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।